नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी है अबला माँ। शांति जी बस स्टेशन पर कई दिनों से बैठी थीं और अपनों को याद कर रही थीं। वहीं अपने जो उनके खुद के बेटे थे और धोखे से उनको छोड़ गए थे। शरीर पर कई जगह जख्म बने हुए थे और एक पैर से लंगड़ा कर चल रही थी। जख्म ज्यादा पुराना नहीं लग रहा था। चेहरे पर भी कुछ नीले से निशान थे, जैसे कि उन्हें बेदर्दी से मारा गया हो। आखिर स्टेशन पर कब तक पड़ी रहती, क्योंकि शांति जी जो कभी स्कूल की टीचर रह चुकी थी और जानती भी थी कि मेहनत से कमाकर खाया जा सकता है, और वह इस बात को कभी भूल नहीं सकती थी। उन्होंने कई दुकानों पर काम भी मांगा, लेकिन कोई काम नहीं मिला। बात विश्वास की भी थी, जो आजकल जल्दी से कोई किसी पर नहीं करता। किसी ने कहा गुरुद्वारे चले जाइए, सेवा के बदले खाना तो मिल ही जाएगा। यह बात उनके कानों में बैठ गई और वह हर किसी से गुरुद्वारे का पता पूछती रही। घर वापस जा सकती थी, मगर दरवाजे तो बंद हो ही चुके थे। बस दुदकारा जाना बाकी था, और बस वह नहीं चाहती थी। अगर जाती तो वह भी हो जाता, लेकिन अपने आत्मसम्मान के लिए वह घर जाने के बजाय गुरुद्वारे का पता पूछने लगी। भटकते भटकते जाने कितने किलोमीटर चलती हुई शांति जी गुरुद्वारे पहुंच गईं। वहां जाकर सबसे पहले कीर्तन में बैठी और फिर प्रसाद खाई। कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया था। फिर उन्होंने वहां नियुक्त सेवादार से कहा, भाई, इधर कोई काम मिलेगा क्या? मैं अकेली बेसहारा हूँ। मुझे बस एक कोना रहने के लिए और कोई काम करने के लिए दिलवा दो। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। इस सेवादार ने कहा, थोड़ा रुको, और फिर चला गया। वह एक तरफ बनी बेंच पर बैठ गईं और उसके आने का इंतजार करती रहीं। आधे घंटे बाद सेवादार ने आकर पूछा, माता जी, आप रोटी बना लेती हैं? सुनते ही शांति जी की आंखें चमक गईं और उन्होंने कहा, हाँ जी भाई जी, क्यों नहीं, मैं तो ढेर रोटी बना सकती हूँ। शांति जी को वहाँ सेवा तो मिल गई थी, और साथ ही एक बड़े हॉल में एक कोने में बिस्तर भी मिल गई थी, जहाँ महिलाएं ही रहती थीं। अब उनके रहने और खाने का इंतजाम तो हो गया था। शांति जी के जख्म और उन्हें उनके लंगड़ाते पैर को देखकर हर कोई उनसे बारे में पूछता, लेकिन वह कह देती कि टक्कर हो गई थी। उस हाल में यह सब लोग उनकी तरह नहीं थे। बस कुछ ही महिलाएं उनकी तरह परेशानी से जूझ रही थीं। बाकी महिलाएं यहाँ कुछ दिन आती, रहती और सेवा करके चली जाती। गुरुद्वारे में लगे हेल्थ में सब लोग अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दिखाने जाते थे। तो किसी अन्य महिला के कहने पर शांति जी भी वहां जाकर अपना पैर दिखाया, लेकिन डॉक्टर के चोट का कारण पूछने पर शांति जी हकला गई और कह दिया कि गिर गई थी। लेकिन उस महिला डॉक्टर को लगा कि वह झूठ बोल रही है। उसने उनके घर के बारे में पूछा, मगर शांति जी ने कहा कि बच्चे बाहर रहते हैं और वह एक विधवा अकेली औरत है और गुरुद्वारे में सेवा करना पसंद करती हैं। लेकिन डॉक्टर को उनकी हालत पर शक हो गया कि विदेश में रहने वाले बच्चे माँ को यहाँ गुरुद्वारे में इस हालत में कैसे भेज सकते हैं। उनको हैरानी थी कि शांति जी के पास एक फोन तक भी नहीं था, तो फिर वह बच्चों से संपर्क कैसे करती होंगी। यह पूछने पर कि फिर वह बच्चों से बात कैसे करती हैं, उनका फोन कैसे आता है, इस पर भी शांति जी सकपका गईं और वहां से चली गईं। उन्हें लग रहा था कि डॉक्टर ज्यादा छानबीन कर रही है। शायद शांति जी को अपना आसरा छीन जाने का डर था, क्योंकि उनके बच्चे कहाँ थे, या कहीं थे भी या नहीं, इसका पता सिर्फ वही जानती थी। डॉक्टर को शांति जी के बारे में जानने की रुचि थी, क्योंकि वह उनकी मदद करना चाहती थी। एक दिन उसने शांति जी से कहा कि आपके बच्चे कहाँ रहते हैं, जिस पर शांति जी ने जवाब दिया कि दुबई में रहते हैं। डॉक्टर ने कहा कि एक हफ्ते बाद ही मैं दुबई जा रही हूँ। अगर कुछ भेजना हो तो उनके लिए मेरे द्वारा भेज सकती हैं। पता दे देंगी तो हम पहुंचा देंगे। इस बात पर शांति जी को कुछ समझ नहीं आया कि अब वह क्या कहे। दुबई में तो कोई रहता ही नहीं, तो पता कैसे दूं? पहले तो उन्होंने झूठ बोला, मुझे पता मालूम नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि फ़ोन करके मांग लीजिए, बल्कि मेरे ही फ़ोन से आप फ़ोन कर सकती हैं।
उनका नंबर दे दीजिए। शांति जी जैसे ही उसकी बातों में फंस गई थी। कोई नंबर होता तभी तो देती। डॉक्टर उनके चेहरे के हाव भाव देखकर समझ रही थी कि बात कुछ और है। उसने उन्हें कुछ ना बोलता देखकर कहा, शांति जी कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी हर मदद करने की कोशिश करूंगी। सच बताइए, बच्चे कहाँ हैं? शांति जी के पास आज डॉक्टर के सवालों से बच निकलने का कोई चारा नहीं था। सारे रास्ते बंद हो चुके थे। डॉक्टर के बार बार उनसे पूछे जाने पर और शांति जी बैठी बस जमीन देख रही थी। आखिरकार उनका हिम्मत टूट ही गया और उन्होंने कहा, डॉक्टर मेरे पति को छोड़कर पूरा परिवार है और इसी शहर में रहता है। सच तो यह है कि मैं अपने ही बच्चों की सताई हुई हूँ। कैसे भी करके खुद को जिंदा रखी हूँ। शायद कभी तो वो मुझे ढूंढते हुए आ पहुंचेंगे। बस एक बार सबको एक साथ देखना चाहती हूँ। डॉक्टर यह सब सुनकर हैरान थी। उसने कहा, शांति जी आप अपने घर का पता बताइए, मैं उन्हें समझाऊंगी, आपके लिए कोशिश करूंगी। लेकिन शांति जी ने पता बताने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, आप रहने दीजिए, वो नहीं आएंगे, उन्हें मेरी ज़रूरत है ही नहीं। डॉक्टर हैरान थी, लेकिन शांति जी समझने के बाद भी पता देने के लिए राजी नहीं हुई। डॉक्टर जानना चाहती थी कि शांति जी की ऐसी हालत तक कैसे पहुंची हैं। तो उन्होंने फिर से शांति जी से कहा, शांति जी आप घर का पता मत बताइए, लेकिन यह तो बता दीजिए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि आपको यहाँ रहना पड़ा। इस बार डॉक्टर की बात सुनकर शांति जी का मन दुखी हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह अपने दर्द को आंखों से न रोक सकी। डॉक्टर से बोली, डॉक्टर मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। 2 बेटे और बहू हैं। मेरे पति द्वारा बनाया हुआ इतना बड़ा घर है, लेकिन औलाद निकम्मी है। पति की मेहनत पर पानी फेर दिया। डॉक्टर यह सब सुनकर हैरान थी। आगे शांति जी ने कहा, डॉक्टर मेरे पति बिजनेसमैन थे और घर में बेशुमार पैसा था। बच्चों को अच्छा खासा शिक्षा दिलाया। बड़े होने के बाद दोनों सिर्फ आवारागर्दी करते थे। अपने पापा के लाख समझाने के बाद भी दोनों की संगति बिगड़ती गई और ना ही पढ़ाई लिखाई हुई। इसके पिता इनकी आए दिन शिकायत से परेशान रहने लगे। यहाँ वहाँ झगड़ा, गुंडागर्दी से तंग आ चुके थे। पुलिस भी घर तक आने लगी थी, लेकिन इसके पापा के इज्जत के कारण उन्हें छोड़ देती थी। मेरे पति इससे बीमार रहने लगे और हद तो तब हो गई जब बड़े बेटे अमित एक लड़की को लेकर भाग गया। पुलिस उसको दिन रात ढूंढती रही और सारा मोहल्ला और समाज हम पर थूकता रहा। इस बदनामी के कारण रहने से मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया और उनकी जान नहीं बची। कहते हुए शांति जी फिर से रोने लगी। डॉक्टर ने उनकी पीठ को सहलाया और जब जब वह कुछ शांत हुई तो आगे की कहानी के बारे में पूछा। शांति जी ने आगे कहा, बड़ा बेटा अमित लौट कर तो नहीं आया और इधर मैं अपने पति को खो चुकी थी। उसके अंतिम संस्कार के लिए उसका इंतजार हो रहा था। अमित लौटा तो सही, लेकिन सारे संस्कार होने के बाद, और साथ में वह लड़की भी थी जिससे वह शादी कर चुका था। मेरी हैरानी की सीमा नहीं थी। बाप की अर्थी के वक्त अमित पत्नी को घुमा रहा था। कैसा निर्लज बेटा पैदा किया है मैंने। डॉक्टर ने कहा, लेकिन आपने अपना घर क्यों छोड़ दिया? डॉक्टर के यह सवाल पूछने पर शांति जी फिर से अतीत में पहुंच गईं और अपनी कहानी बताने लगी। डॉक्टर विकास और अपनी कहानी बताने लगी। डॉक्टर, अमित बहू लेकर तो आया था, लेकिन बहू के संस्कार जाने कैसे थे, जाने कैसे घर से आई थी। मॉडर्न लड़की थी और अमित के साथ हमेशा चिपकी रहती थी। छोटे भाई तक का लिहाज ना किया और मेरा तो करते ही नहीं थे। एक दिन मैंने कहा भी कि बहू, तुम्हारा वो कमरा है, इस घर में वहीं रहा करो, जो करना है वहीं करो। हर वक्त पति से सबके सामने चिपके रहना शोभा नहीं देता है। इधर तुम्हारा देवर भी है, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। लेकिन मेरा यह कहना मुझ पर बहुत भारी पड़ गया। बहू ने जोर जोर से चिल्लाया और रोना धोना शुरू कर दिया और दोनों भाई भागते हुए आ गए और पूछने लगे कि क्या हुआ है। सौम्या ने कहा कि तुम्हारी माँ मुझ पर लांछन लगा रही है। दोनों बेटे मुझ पर बिगड़ गए।
और बोले कि घर में रहना है तो मुंह बंद करके रखो। दोनों ने धीरे धीरे मुझसे सारी चाबियां छीन ली और अपने बाप के बिजनेस को पानी में डुबो दिया। कर्जे वाले रोज आने लगे और उन्होंने मेरे पति की सोने की चीजों को देकर कर्जा उतारना शुरू कर दिया। कुछ बोलती तो बहू मारने को दौड़ पड़ती। कई बार तो उसने मुझे मारा भी और बेटे उसका साथ देते रहते। मोहल्ले वाले शोर शराबा सुनकर समझाने भी आते तो उन्हें बेइज्जत करके अपने घर का पता बताकर भगा दिया जाता था। मैं किसी से मदद भी ना ले सकती थी। कहकर शांति जी अपने जख्मों को देखते हुए कहा, देखिए डॉक्टर साहिबा, जिन जख्मों का आप इलाज कर रही हैं यह उनके ही दिए हुए जख्म हैं। कितनी बार दोनों बेटों ने बेदर्दी से मारा। सौम्या मेरे हाथ पीछे से पकड़ लेती थी और दोनों मुझ पर हाथ उठाते थे। एक दिन मुझे घर के कागजों पर साइन करने के लिए कहा। मैंने मना कर दिया तो मुझे इतना मारा, मुझे लगा कि आज मुझे जान से ही मार देंगे, क्योंकि मैंने साइन नहीं किया। और वो 3 लोग थे, तीनों घर बेचना चाहते थे, जो मेरे पति की आखिरी निशानी थी। तीनों निकम्मे थे, उस पैसे को भी बैठकर खा जाना चाहते थे। इस कारण मैं उनसे किसी भी तरह बचकर भागी और जाकर अपने कमरे में बंद हो गई। दोनों बेटों के साथ बहू भी शराब पीती थी और जब रात को तीनों नशे में सो रहे थे तो मैं मौका पाकर भाग गई। कहते हुए शांति जी की दर्द भरी रुलाई फूट पड़ी। 65 साल से ज्यादा की उम्र शांति जी अपने बच्चों के हिंसक व्यवहार का शिकार हुई थी, जिसके लिए माफी नहीं बल्कि इसकी तो सजा होनी चाहिए थी। जब यही बात डॉक्टर ने उनसे कही तो उन्होंने जवाब में कहा, नहीं डॉक्टर, मेरे ही संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी। उनका दोष क्या है? अपने ही औलाद को जेल तो नहीं भेज सकती। डॉक्टर ने कहा, वास्तव में तो उनको सजा होनी चाहिए। अगर आप पुलिस में शिकायत करेंगी तो तीनों सड़कों पर आ जाएंगे। अब कुछ आपको ही तो करनी है। शांति जी ने कहा, नहीं डॉक्टर साहिबा, वैसे तो मकान के सिवा कुछ बचा ही नहीं है। अब मैं उनसे सर की छत को नहीं छीनना चाहती। मैं तो अपना जीवन कहीं भी रहकर काट लूंगी। डॉक्टर उनकी बात सुनकर हैरान थी कि एक माँ का दिल ऐसा भी हो सकता है। डॉक्टर ने उनकी मदद करने के लिए ठान ली। अब उस समय तो कैंप खत्म करके डॉक्टर चली गई। डॉक्टर का आना जाना गुरुद्वारे में सुबह के 3 घंटे का होता था और बाकी समय वह अपने क्लिनिक में बिताते थे। शहर की जानी मानी महिला डॉक्टर थीं, जो दिल की नेक थीं कि गुरुद्वारे में सेवा देने चली आती थीं। एक दिन उन्होंने शांति जी से कहा, आप मुझे अपने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट दे दें तो मैं आपकी सरकारी पेंशन बंधवा दूंगी। मेरे एक परिचय के हैं, वह आपका काम कर देंगे। शांति जी सुनकर खुश हुई, क्योंकि इससे उन्हें खाने के साथ कुछ पैसे भी हर महीने मिलने वाले थे। शांति जी ने झट से अपने कागज लाकर दिए और डॉक्टर उसके बाद चले गई। डॉक्टर ने उनके कागज अच्छे तरह से चेक किया तो पता चला कि वह एक फ़ोन नंबर भी था। डॉक्टर ने वह फ़ोन नंबर अपने फ़ोन से मिला लिया और कहा कि मुझे शांति जी से बात करनी है। पीछे से आवाज़ आई, जो कि किसी महिला की थी। शांति जी तो अब नहीं है, आपको उनसे क्या लेना देना? डॉक्टर ने तुरंत कहा, आप सुन लीजिए, उनके पति एक एफडी कंप्लीट किए थे जिसमें वह नॉमिनी हैं। उनके पति की डेथ हो गई है और उसके बाद तो यह सब उनका ही है। वह इसमें नॉमिनी थी तो अब उनको आना ही पड़ेगा। फ़ोन पर उस औरत ने सुनते ही कहा, कितने पैसे हैं? डॉक्टर ने कहा, 40 लाख। रकम सुनते ही इस महिला के होश उड़ गए। उसने तुरंत कहा कि कहाँ आना है, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत कहा कि शांति जी को लेकर आना पड़ेगा, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन उसने थोड़ा रुककर कहा, ठीक है, हम उन्हें लेकर आ जाएंगे। इसके बाद फोन कट गया। डॉक्टर का तीर सही निशाने पर लगा था। इस औरत ने, जो कि शांति जी की बड़ी बहू थी, उसने तुरंत अपने पति यानी कि अमित को फोन लगाकर सारी बात बताई। उसे पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था और वह जल्दी से अपनी दुकान छोड़कर घर आ गया। उसने आकर कहा, सौम्या, सही से बता कि किसका फोन आया था। और सौम्या ने सारी बात बता दी। इतने में उसका बड़ा भाई भी आ गया। दोनों इतनी बड़ी रकम को कैसे भी करके छोड़ना नहीं चाहते थे। लालच में इतने अंधे हो गए थे कि वह किसी भी कुछ भी नहीं सोच रहे थे। शांति जी के बिना ही पैसे कैसे मिलेंगे? सौम्या ने कहा, ऐसा करते हैं
किसी को तुम्हारी माँ बनाकर ले जाते हैं। अमित ने तुरंत कहा, तू पागल हो गई है क्या? फोटो आईडी लगेगी और उसे पहचान हो जाएगी। छोटे भाई ने कहा, फोटो आईडी तो मैं बनवा दूंगा, लेकिन बस एक माँ की उम्र की औरत का इंतजाम कर लो। एफडी की नॉमिनी में फोटो नहीं लगती है। उनको क्या पता कि हमारी माँ कौन सी है। सबको उसकी बात सही लगी। इसके बाद सबके सब कागजात का इंतजाम करने में लग गए। कुछ दिन में नकली पेपर बनवा लिए गए और एक महिला को कुछ पैसों का लालच देकर माँ बनने के लिए राजी कर लिया गया। अब कागज तैयार थे, जिसमें सारी जानकारी नाम के साथ शांति जी की थी और फोटो इस महिला की थी। अमित ने एक दिन फिर से फोन लगाया और कहा, मैडम कहाँ आना है? आपका फोन हमारे पापा के एफडी की रकम के लिए आया था। अब बताइए कि हम अपनी माँ को लेकर कहाँ आए। डॉक्टर को तो इसी फोन का इंतजार था। उसने उन्हें एक जगह बैंक में बुलवा लिया और उनके कुछ पहचान वाले थे वहाँ। इस कारण इस नाटक का अंजाम देने में कुछ और लोग भी इनके साथ थे। अमित अपनी पत्नी सौम्या और छोटे भाई के साथ नकली माँ को लेकर बैंक पहुंच गया। जैसे ही काउंटर पर उसने कहा तो उन्होंने माँ के बारे में पूछा। उन्होंने नकली माँ को नकली कागजातों के समेत उनके सामने खड़ा कर दिया। शांति जी के सभी कागज को उन्होंने उस नकली कागजों से मिलाना शुरू किया। आधार कार्ड के नकली होने की पुष्टि तुरंत हो गई, लेकिन वह बात उन्होंने जाहिर नहीं होने दी और कुछ सवाल उस नकली माँ बनी औरत से पूछने लगे, जो जवाब ना दे पाई। इससे पहले कि तीनों बहू उस परिस्थिति से बचकर भागते, डॉक्टर, जो कि एक तरफ खड़ी सब कुछ देख रही थी, उन्होंने तुरंत एक कॉल किया और थोड़ी ही देर बाद वहां पुलिस आ खड़ी हो गई। फर्जी कागज बताने के और माँ को घर से बाहर निकलवाने के केस में उन सबको अपने साथ ले गई। डॉक्टर तुरंत गुरुद्वारे पहुंची और जाकर कहा, चलिए शांति जी, आपको आपकी पेंशन दिलवाते हैं, मेरे साथ चलिए, ऑफिस में आपके साइन करवाने हैं। शांति जी खुशी से फूले ना समाई और तुरंत उनके साथ चल दी। डॉक्टर खुद अपनी कार चलाकर उन्हें साथ ले गई। मगर जब पुलिस स्टेशन के बाहर कार रुकी तो शांति जी कुछ हैरान हुई और पूछने लगी, डॉक्टर साहिबा, हम यहाँ क्यों आए हैं? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आओ मेरे साथ, अंदर कुछ काम था, बस अभी हो जाएगा। शांति जी को डॉक्टर पर काफी विश्वास था, इसी कारण वह उनके साथ तुरंत ही चल दी। अंदर जाकर देखा तो हैरान रह गई। डॉक्टर ने तुरंत कहा, डॉक्टर साहिबा, आपका इंतजार हो रहा था। यही है क्या शांति जी? शांति जी इंस्पेक्टर के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान हो गई। डॉक्टर की तरफ देखने लगी। उनके चेहरे पर कई सवाल थे, जिनके जवाब उन्हें कुछ ही देर में मिलने वाले थे। अपनी माँ को देखकर तीनों बच्चे तुरंत उठकर वहां आ गए। माँ, हमें बचा लो, हमसे गलती हो गई है। शांति जी सबको यहाँ देखकर चौंक गई। उन्होंने हकलाते हुए कहा, तुम सब यहाँ कैसे? क्या हुआ है? इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ, इतनी फरेब औलाद भला क्या सच बताएगी? इसके बाद इंस्पेक्टर ने सारी बात शांति जी को बता दी। शांति जी धड़ाम से कुर्सी पर बैठ गईं और आंचल में मुंह छिपाकर रोने लगी। डॉक्टर ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शांति जी, आप इंस्पेक्टर साहब को अपने वह जख्म दिखाइए जो इन तीनों ने आपको दिए हैं और जिनका इलाज मैं कर रही हूँ। शांति जी आंसू पोंछते हुए डॉक्टर की तरफ देखने लगी तो डॉक्टर ने कहा, शांति जी, यही मौका है, इन तीनों ने आपके साथ जो भी किया है वह सब इंस्पेक्टर साहब को बता दीजिए। इनको सजा तो मिलनी ही चाहिए। शांति जी खामोशी से उन तीनों की तरफ देखने लगी तो तीनों तुरंत उनके पैरों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। इंस्पेक्टर ने कहा, नकली माँ लाकर अपनी माँ का पैसा ले जाना चाहते थे। भले यह सब डॉक्टर मैडम का ड्रामा था, लेकिन तुम्हारी असलियत भी सामने आ गई। अगर यह सच में होता तो तुम लोग तो इसी तरह अपनी माँ का पूरा पैसा भी खा जाते। नकली माँ और नकली कागजात बनाकर तुम लोगों ने 420 का काम किया है। अपनी माँ को मारा पीटा है और इसकी सजा तो होगी जरूर। तुम्हारी माँ की लाचारी तो मैं देख रही हूँ कि वह बेचारी तुम्हारी शिकायत तक नहीं कर पा रही है। इंस्पेक्टर ने हवलदार को आवाज लगाकर तीनों को अंदर बंद करने को कहा, जो तीनों रो रो कर माफी मांगने लगे और अपनी माँ के कदमों में गिर गए। बहू सौम्या पैर छूकर कहने लगी, अब तो मेरी माँ जैसी हैं, मुझे माफ कर दीजिए।
इस पर शांति जी से रहा नहीं गया और उन्होंने उसको जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं तो तब भी माँ थी, लेकिन तुमने समझा कहाँ, नौकरानी से ज्यादा तो अहमियत ही नहीं दी। माँ माँ होती है तो क्या मुझ पर बहू हाथ उठाती? शांति जी ने दिल खोलकर सारी बातें कह डाली और तीनों सिर नीचा किए हुए जमीन देखते रह गए। आज माफी मांगने का असर नहीं हो रहा था और होता भी कैसे, क्योंकि माफी मांगने का सही समय तो कब का निकल चुका था और आज तो सजा का समय था। शांति जी ने इंस्पेक्टर से कहा, इनको अपने हिसाब से जो सजा देना चाहते हैं दे दीजिए, मैं कानून के बीच में नहीं आऊंगी। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर से ढेरों धन्यवाद दिया। शांति जी को अपने घर पर कब्जा मिल चुका था, जिन्होंने एक एनजीओ की मदद से उसको विधवा आश्रम में तब्दील कर दिया था और अपनी जैसी विधवा औरतों को सहारा देने लगी, काम करने लगी थीं। दोनों दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।